14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर। ये 3 डेट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 3 तारीखें वो हैं जिसने आधे कश्मीर को हिला के रख दिया था। 3 महीने में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरा कश्मीर काँप उठा था। कश्मीर वैसे तो जन्नत कहा जाता है। जन्नत में रहने वाला वो परिवार जहन्नम बन चुका था। दो 2004 जब ये परिवार दावत में जाता है। इस परिवार में सिर्फ 4 लोग होते हैं, 3 बेटे और एक उसकी माँ। उन तीनों की शादी नहीं हुई होती। वो अपने रिलेटिव के यहाँ पे दावत पे जाते हैं। वहाँ पे वो डिनर करते हैं, खाना वाना खाते हैं और उसके बाद उनके लिए आती है एक स्वीट डिश और वो स्वीट डिश होती है खीर। उनके रिलेटिव को पता था कि इनके तीनों बेटों को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बड़े चाव से उस खीर को खाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस दावत में से घर जाने के बाद हमारी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। कुछ लोग ब्लैक मैजिक पर यकीन नहीं करते ना, लेकिन ये सुनने के बाद तुम यकीन करोगे। दावत में से घर आने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में लेटे हुए होते हैं। तभी सबसे बड़ा भाई आरिफ, वो भी अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और रात को सोते सोते उसको एक भयानक सा सपना आता है। वो सपने में देखता है कि वो अपने रूम में लेटा हुआ है। और उसके सामने से ना कोई एक अजीब सी शक्ल वाला इंसान चल के आ रहा है और वो उसके बेड की तरफ आता है और उसके हाथ में ना एक चाकू होता है। वो आते ही ऊपर बैठ जाता है और आरिफ की गर्दन को काटने लगता है। ये सपना देखने के बाद आरिफ झंझोड़ कर रह जाता है। आरिफ एकदम से उठता है, उसकी नींद खुल जाती है और आरिफ को थोड़ा सुकून होता है कि ये सिर्फ सपना है। लेकिन कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो किसी चीज़ का संकेत होते हैं। इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। लेकिन अगले दिन से ही आरिफ के गले में दर्द चालू हो जाता है, एक ऐसा दर्द जो बिना किसी बीमारी के था। आरिफ अपने आप को डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, कुछ भी नहीं होता। आरिफ बिल्कुल परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आरिफ के माँ, उसके भाई सब परेशान होते हैं और धीरे धीरे आरिफ का दर्द इतना बढ़ जाता है कि आरिफ बोल भी नहीं पाता सही से। उसकी आवाज़ जैसे किसी ने दबा दी हो। आरिफ कुछ खाता भी था या फिर पानी भी पीता था तो उसके गले में इतना दर्द होता था कि उससे बर्दाश्त नहीं होता था। आरिफ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आरिफ एक रात अपने कमरे में सो रहा होता है और अगले दिन उठ के सब सुबह साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक पर्सन नहीं होता। कौन? आरिफ। आरिफ की माँ उसके दूसरे बेटे से बोलती है, अरे देख के आओ ना, आरिफ अब तक आया क्यों नहीं। और जब वो आरिफ के रूम में आता है ना, देखता है कि आरिफ अपने बेड पे सोया हुआ होता है। वो अपने भाई को आवाज़ लगाता है कि आरिफ भाई आ जाओ ना, नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट रेडी है। लेकिन आरिफ कुछ नहीं बोलता। वो पास जाके देखता है तो आरिफ की गर्दन पर कुछ अजीब से निशान होते हैं, जैसे आरिफ के ऊपर किसी ने हमला किया हो और आरिफ मरा हुआ पड़ा होता है। और उस दिन तारीख पता है क्या होती है? 14 अगस्त। ये हादसा उनके परिवार के लिए ऐसा होता है जो उनको झिंझोड़ कर रख देता है, क्योंकि जो इंसान एकदम ठीक था, दावत में से आया था, उस रात के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी जान ले ली। ये चीज़ उनको तोड़ कर रख देती है। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे उसके दोनों बेटे और उसकी माँ को अपने आप को समझाना पड़ता है। वो कहते हैं कि माँ हम तो है ना। वो अपनी माँ को समझाते हैं और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खतरा अभी तक टला नहीं है। जो चीज़ आरिफ के साथ हुई थी वो किसी और के साथ भी हो सकती है। अगले महीने आरिफ का छोटा वाला भाई, जिसका नाम था फैज़, वो अपने रूम में सो रहा होता है और उसे भी उसी रात एक सपना आता है। और वो सपना आता है उसे 13 सितंबर को। और वो सपना होता है कि वो भी अपने बेड पर बैठा हुआ है और उसी के रूम में सामने से उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर होता है, एक बड़ा सा पत्थर। वो उसकी तरफ आता है, उसके बेड पर चढ़ जाता है और फैज़ ये सब देख रहा है सपने में। और वो पत्थर को ऐसे हवा में उठाता है और फैज़ के पेट पर फेंक देता है और फैज़ एकदम से उठकर बैठ जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात पता है क्या होती है? जब फैज़ उठता है ना, तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है,
जैसे सच में किसी ने उसके पेट पर कुछ फेंका हो। फैज़ उस रात बड़ा परेशान होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है और बताता है कि माँ, मैंने ना ऐसे ऐसे सपना देखा है और जब से मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। ये बात फैज़ की माँ को ना कुछ ठीक नहीं लगती है, लेकिन फैज़ की माँ कहती है, बेटा सपने की वजह से ना तुम डर चुके होगे, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, जाकर चुपचाप सो जाओ। फैज़ उस रात अपने रूम में जाके सो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये सपने उसके परिवार के लिए एक संकेत हैं जिसको उनका परिवार समझ नहीं पा रहा था। फैज़ अपने रूम में जाके सो जाता है और ये बात होती है 13 सितंबर की और अगले दिन होती है 14 सितंबर और अगले दिन वही होता है जिसका डर था। फैज़ को कमरे में वही इंसान दिखाई देता है जो उसको सपने में दिखाई दिया था। वही इंसान अजीब सी शक्ल वाला और उसके हाथ में वही पत्थर होता है। वो भागता हुआ कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ को ये चीज़ बताता है कि मुझे वही इंसान दिखाई दिया है। इस बार उसकी माँ और उसका दूसरा भाई ना थोड़ा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि आरिफ को भी यही दिखाई दिया था, आरिफ को भी पहले सपना आया था और अगले दिन उसकी मौत हो गई थी। ये बात ना उसकी माँ को बिल्कुल परेशान कर देती है और फैज़ भी काफ़ी डरा हुआ होता है और अगले दिन होता वही है जिसका डर था। फैज़ की मौत हो जाती है और फैज़ की मौत ऐसी होती है जिसको देखने के बाद उसकी माँ और उसके भाई पूरे हिल जाते हैं। वो देखते हैं कि फैज़ अगले दिन मरा हुआ पड़ा होता है और उसका पेट इतना बड़ा फूला हुआ होता है। ये बीमारी किसी की समझ नहीं आती कि यह हुआ क्या। उनके परिवार में 2 महीने में 2 मौतें हो चुकी थी दोनों भाई की और तारीख पता है क्या थी? 14 अगस्त और 14 सितंबर। कश्मीर की उन वादियों में उस घर में 2 मौतें 1 महीने के अंदर अंदर हो चुकी थी। इस चीज़ ने उनकी माँ को उनके भाई को तोड़ कर रख दिया था। वो उस घर में मानो जैसे दोनों अकेले हो चुके थे। उसकी माँ को अपने आखिरी बेटे की फिक्र सताने लगी थी, कहीं मैं इसको तो नहीं खो दूंगी। उनको संकेत तो हो चुका था कि ये चीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये चीज़ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। वो अपने पास के एक मौलवी को इस बारे में बताती है। वो बताते हैं कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया है, कुछ जादू करा दिया है, जो तुमसे चिढ़ता है, तुमसे जलता है और वो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता है। उसकी माँ ये बात सुन के डर जाती है और उनके आगे हाथ जोड़ने लगती है कि मेरे परिवार को बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। वो उनको कुछ पानी देते हैं और कुछ कील देते हैं, मतलब नेल्स, और कहते हैं अपने घर के हर कोने में इस कील को ठोक दो। और वो वैसा ही करते हैं, अपने घर में जाके उस कीलों को ठोक देते हैं और उस पानी को हर कोने में छिड़क देते हैं। कुछ दिन तक सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चलती है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार शैतानी चीज़ें इतनी ताकतवर होती हैं ना कि रोकने से भी नहीं रुकती। 2 जानें तो वो ले चुकी थी, लेकिन उस माँ को पता नहीं था कि तीसरी चीज़ जो होगी ना वो उनको हिला कर रख देगी। अब वो दोनों माँ बेटे एक साथ सोते थे, सिर्फ उनका आखिरी बेटा और उसकी माँ। एक रात वो सो रहे थे, तभी तीसरे बेटे को भी एक सपना आता है और वो सपना ऐसा होता है ना कि वो उसको तोड़ कर रख देता है। वो सपने में देखता है कि उनके घर में 2 लाशें फांसी पर लटकी हुई हैं और उनके घर में 2 मौतें पहले हो चुकी थी उसी के भाइयों की। वो एकदम से नींद से जाग जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी माँ से पता है क्या कहता है? वो कहता है कि माँ, मैंने ना एक सपना देखा है, उसमें हमारे कमरे में ना 2 लाशें फांसी पर लटकी हुई हैं और वो लाशें मेरे दोनों भाइयों की हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये सपना उन दोनों को तोड़ कर रख देता है, उन दोनों भाइयों की यादों को ताज़ा कर देता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये सपना उसके तीसरे भाई की मौत का संकेत है। अगले दिन वो अपने रूम में लेटा हुआ होता है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ की तो आंख लग चुकी होती है, लेकिन वो अब तक सोया नहीं होता। वो अपने दीवार की तरफ देख रहा होता है और उसको दीवार में एक परछाई नज़र आती है और वो परछाई में देखता है कि वही 2 लाशें फांसी पर लटकी हुई नज़र आ रही हैं। दीवार पर वही सेम परछाई जो उसने सपने में देखी थी। ये देखने के बाद वो अपनी माँ को हिलाने लगता है। वो बोलता है, माँ जल्दी देखो। उसकी माँ एकदम से नींद से उठ जाती है। वो कहती है, क्या हुआ? वो कहता है कि जो चीज़ मैंने सपने में देखी थी ना, वही मुझे दीवार पर हकीकत में दिखाई दी है माँ। वही चीज़ मुझे हकीकत में दिखाई दी है।
ये चीज़ उसकी माँ को हिलाकर रख देती है कि बाकी मेरे दोनों बेटों को भी सपना आया था, फिर उनको कुछ दिखा था और अगले दिन उनकी मौत हो गई थी। और मेरे बेटे को भी एक सपना आया और वो चीज़ उसको हकीकत में दिखाई दी। क्या मैं इस बेटे को तो नहीं खो दूंगी? लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि होने को हम टाल नहीं सकते। जो होना होता है वो होता है। शायद उसकी मौत लिखी ही थी। उसकी माँ पूरी रात सो तो नहीं पाती, लेकिन वक्त का पहरा एक ऐसा होता है कि उसकी माँ की आंख लग जाती है। और जब वो सुबह उठ के देखती है ना, तो उसका तीसरा बेटा भी उसके बराबर में मौजूद नहीं होता। वो ये देख के घबरा जाती है, अपने आसपास देखने लगती है, पर वो उसको उस रूम में नहीं दिखता। वो पूरा घर छानने लगती है और तभी उसको एक रूम में क्या दिखता है कि उसका तीसरा बेटा पंखे से फांसी पर लटका हुआ है। ये देखने के बाद उसकी माँ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बिल्कुल टूट जाती है। उसके गली मोहल्ले पड़ोस वाले इकट्ठे होते हैं। वो देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। और सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या थी? वो तारीख थी 14 अक्टूबर। शुरू में मैंने बताया था ना तुम्हें, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 3 तारीखें, 3 मौतें। उनकी माँ बिल्कुल टूट चुकी होती है और उनके गम में 1 साल बाद उसकी भी मौत हो जाती है। कश्मीर में वो घर आज भी मौजूद है, लेकिन उस घर में कोई आना पसंद नहीं करता, कोई उस घर में रहना पसंद नहीं करता। उस घर के सारे वारिस मर चुके हैं, उसकी माँ भी मर चुकी है और वो घर आज भी कश्मीर की उन वादियों में मौजूद है और वो घर बिल्कुल सुनसान है। कई जगहों पर कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं ना, जो हमें तोड़ कर रख देते हैं, जहाँ पर हम अपना कदम भी रखना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ऐसी जो हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियाँ होती हैं ना, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे कोई भी कहानी कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। थैंक यू।